नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, आज दिन भर की खबरों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रशांत किशोर ने आखिर वह क्या कह दिया जिसके बाद से लोगों को लगने लगा है कि यह मुद्दा आगामी बिहार विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय मीडिया के लिए जो प्रवक्ताओं की सूची है उनमें तमाम पीएचडी या प्रोफेसर टाइप के लोगों को शामिल करवाया गया है। इस सभी विषयों पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर से और पूछेंगे सबसे पहले कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो पहले पटना के गांधी मैदान में रैली करती है, लोगों की भीड़ न के बराबर आती है, बावजूद इसके हार मानने के बदले लगातार प्रशांत किशोर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा करने को लेकर भी ऐलान कर दिया था और आज प्रशांत किशोर अपने पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं और एक के बाद एक नीतीश सरकार पर आरोप लगाने के बाद ज़बरदस्त निशाना साधते हैं। तो सीधे हम अशोक सर के पास चलेंगे और पूछेंगे कि आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। सर, प्रशांत किशोर आज सबसे पहले पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। बिल्कुल, देखिए, ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने की कवायद शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो किस तरह योजनाओं में लूट मचा करके रखे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर ने फिर आज, चूँकि ये राज्य सरकार दलितों की बात करती है और ख़ास करके चिराग पासवान जो अभी एनडीए गठबंधन में हैं, जो सीएम के पद के तथाकथित दावेदार भी हैं, उनका जब बयान आया है कि हम बिहार लौटना चाहते हैं, उसके बाद बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है, उसमें एक तरह से कहिए कि दलितों के मुद्दे को लेकर के ही आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नीतीश सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार ने दावा किया था 2006 में ही कि हर जो महादलित हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, जो भूमि विहीन है, जिनके पास घर नहीं है, उनको दिया जाएगा। और 2008 से ये फैसला हुआ था कि नोटिफिकेशन हुआ तो और देने की कवायद शुरू की गई थी। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में दलितों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन लाखों की संख्या में। उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा राज्य सरकार ने दावा किया है कि दलितों को 3 डिसमिल ज़मीन दी गई है। उसमें 1 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको राज्य सरकार दावा कर रही है कि उनको ज़मीन दे दी गई, लेकिन उनको अभी तक ज़मीन पर अधिकार नहीं मिला है। तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है नीतीश की सरकार पर कि ये सरकार दलितों को अपना वोट बैंक समझती है और कहती है कि दलितों के विकास के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हकीकत है कि दलितों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी कि जो दलित वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया है और इससे नीतीश बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान पर भी परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमला है। यानी कि प्रशांत किशोर ये मान करके चल रहे हैं कि कहीं न कहीं दलितों का जो मुद्दा है वो आने वाले चुनाव में उठेगा। इसका तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है राजनीति संभावनाओं का खेल है और हो सकता है कि कल चिराग अगर किसी कारण से एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो आरजेडी गठबंधन में उनके जाने की संभावना इस बार कम है, क्योंकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पहले से ही वहाँ पे छोड़ चुके हैं और लालू ने अपना गेट खोल दिया है। तो वैसी परिस्थिति में अगर चिराग
आएंगे तो आने के लिए तो कुछ तो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाया है उस सवाल के माध्यम से चिराग ये कहेंगे कि ये इस सरकार में दलितों का कोई हित नहीं हुआ। हमारे जो मतदाता थे, हमारे जो वोटर हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन नहीं दिया गया। उनकी आर्थिक हैसियत को मजबूत करने के लिए पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। वैसी परिस्थिति में हमको एनडीए गठबंधन छोड़ना हमारी मजबूरी है। और आरजेडी में चूंकि उनको जाने में कठिनाई होगी, हालांकि राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि अगर जनस्वराज के साथ उनका तालमेल भी हो तो ये कह सकें कि दलितों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर और हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। तो एक तरह से कहिए कि प्रशांत किशोर ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक नीतीश सरकार बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, दूसरी तरफ जो चिराग पासवान के लिए दरवाज़ा भी खोला है कि इस बहाने भी आप आ सकते हैं। तो दलितों के मुद्दे को लेकर के चूँकि प्रशांत किशोर समझते हैं कि अगर दलित और अल्पसंख्यक ये 2 ऐसे मतदाता हैं जिनको प्रभावित करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले चुनाव में उनको एक तरह से कहिए कि करे संघर्ष में रहेंगे और तब फिर चुनाव परिणाम दिलचस्प होगा। जी सर, सवाल उठता है, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर रैली करते हैं, भीड़ मुश्किल से 2-4-5 हज़ार आती है। उससे पहले, रैली से पहले तक प्रशांत किशोर लालू यादव के मैच समीकरण को तोड़ने की बात कहते हैं कि भैया हमको सिर्फ मुसलमान को अलग कर लेना है, लालटेन से तेल निकल जाएगा। क्या रैली फ्लॉप होने के बाद प्रशांत किशोर को दिव्य ज्ञान मिल चुका है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को बिहार की जनता ने नकार दिया है और दलित प्रेम की बात कर रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल की रैली सफल और असफल के पीछे कई कारण हैं। अगर आप देखिए तो आरसीपी सिंह जिस समय जदयू के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने गांधी मैदान में रैली बुलाई थी और उस रैली में भी कुछ हज़ार लोग पहुंचे। उसके बाद फिर बिहार में चुनाव हुए, क्या नीतीश की सरकार नहीं बनी क्या? इसलिए रैली अपनी जगह पर है। बिहार में सबसे ज़्यादा रैली अगर किसी पार्टी की कामयाब होती है तो भाकपा माले की कामयाब होती है। लेकिन क्या भाकपा माले अभी तक विरोधी दल की कुर्सी भी हथिया पाई है क्या? वामपंथी दलों की रैली की अगर बात करें तो उनसे वो रैली उनकी जो होती है वो कामयाब रैली होती है, लेकिन उस हिसाब से क्या वामपंथी दलों को सीटें मिल जाती है क्या? ये बीजेपी अभी तक भी गांधी मैदान में कोई बड़ी रैली नहीं कर पाई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम ना हो तो बिहार के नेताओं के भरोसे गांधी मैदान बीजेपी के नेता भर देंगे, ये मुझे नहीं लगता। दूर की बात है, 50,000 से 1 लाख तो प्रशांत किशोर के यहाँ तो कोई यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल नेता तो आए नहीं थे, प्रशांत किशोर ही थे, इसलिए वो अपनी जगह पर है। चुनाव में मुद्दे जो हैं वो मुद्दे ही मतदाताओं को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल करते हैं। आप 2020 का चुनाव देखिए, तेजस्वी ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी, मुद्दा हिट कर गया, जबरदस्त हिट कर गया। परिणाम क्या हुआ? 75 सीटें आ गई। नहीं तो जिस तरह से नीति से सकते कि कांग्रेस अगर थोड़ी सीट लेकर आती तो तेजस्वी, खैर वो तो भविष्य के गर्त की बात है और वो तो मामला बीत चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि नीतीश से अलग होने के बाद 80 सीट वाली आरजेडी अगर 75 सीट भी बचा लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी लालू के एब्सेंस में। तो वो क्या है, एक नारा दिया कि 10 लाख सरकारी नौकरी, और हम तेजस्वी ने क्या कहा था कि सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का पहला हस्ताक्षर में हम यही करेंगे। युवाओं ने भरोसा जताया और युवा दौड़े तेजस्वी की ओर और तेजस्वी को कामयाबी मिल गई। तो मुद्दे कौन हिट कर जाएंगे? अभी आप देख रहे हैं माँ बहन योजना तेजस्वी घोषणा किए हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये 2 मिनट में कर देंगे। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, 20 लाख देंगे। तो ये मुद्दे, और इस मुद्दे को लेकर के अगर प्रशांत किशोर ने ये घेरा है तो कहीं न कहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ये मान रहे हैं कि सिर्फ माई समीकरण से ही नहीं, दलितों को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है और दलितों के जो मुद्दे हैं उसको गंभीरतापूर्वक लिया जा सकता है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने आज सबसे पहले महान दलितों का मुद्दा उठाया है और उसमें सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही सी वोटर का एक सर्वे आता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि बिहार का सीएम किसको देखना चाहते हैं। सबसे अधिक वोट लगभग 35% तेजस्वी के नाम पे जाता है, दूसरे प्रशांत किशोर हैं, तीसरे नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान 5% के साथ है। ठीक है,
अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि रैली फ्लॉप होना और वोटिंग होना दोनों दो बात है, तो क्या बिहार की जनता आफ्टर नीतीश कुमार, हार या जीत तो उसके लिए हमें बिहार विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा, लेकिन क्या आफ्टर नीतीश कुमार बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा दिखाने जा रही है? देखिए, जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है उसके बारे में अभी आप क्या कहिए। प्रशांत किशोर ने अभी पार्टी नई बनाई है। इसके पहले आप देखिए कि चिराग पासवान को तो एक बड़ी विरासत मिली थी ना जी। 2020 नीतीश फिनिश, नो नीतीश का बोर्ड लगाया था, बैनर लगा था, 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। जीत कितनी हुई? सिर्फ एक सीट, वो भी चली गई। लालू के समय की बात कीजिए, आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी, समूचे राज्य में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया, कितने विधायक जीत करके आए। चिराग पासवान की भी बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी के साथ तो एक बहुत बड़ा समीकरण है ना, एक बहुत बड़ा गठबंधन भी है। सभी वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस साथ में थी। अभी आपने सवाल किया ना कि कांग्रेस को थोड़ी सीट आ जाती तो तेजस्वी सरकार बना लेती, थोड़ी क्यों कैसे आ जाती? बिहार विधानसभा के चुनाव या किसी भी स्टेट के चुनाव में मतदाताओं में 200-400 वोट का भी अंतर जो है वो काफ़ी मायने रखता है। बिहार विधानसभा में ठीक है। और आपने देखा श्री शक्ति यादव जो प्रवक्ता हैं 100 से कम वोट से हारे। कई ऐसे, कोई 500 से हारे, कोई 1200 से, ऋतु जायसवाल। तो आप समझ लीजिए। तो ये आप ध्यान दीजिए कि कोई भी चुनावी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल, सबके सपने होते हैं सर्वोच्च शिखर पर जाना, सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना। तो इसमें दावा करना कोई गलत है क्या? दावेदारी देना कोई गलत है क्या? जो मैदान में आएगा ही नहीं तो वो फिर लड़ेगा क्या? इसलिए राजनीतिक दलों के साथ अपनी मजबूरी है, दावे हैं, लेकिन बिहार में आप ये समझिए कि गठबंधन का ज़माना है, और गठबंधन का ज़माना अभी से नहीं है, 1990 से है। कांग्रेस की हुकूमत जब से गई है लगभग बिहार में 35 बरस हो गए हैं, एक भी सरकार आप बता दीजिए कि जो बगैर गठबंधन के हो। यही वजह है कि जनसुराज तो अभी पार्टी ही बनी है, गठबंधन में तो कोई लोग उसके साथ आए ही नहीं हैं, तो फिर कैसे आप कहेंगे? यानी अभी पिक्चर बाकी है, बिल्कुल, क्या होगा, कैसे बिल्कुल होगा? आप पिछले चुनाव को देख लीजिए, 2020 में उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से निकले थे, तेजस्वी के साथ गए, विभेद हो गया। उन्होंने क्या किया? बीजेपी के दरवाजे पर गए, बीजेपी ने कहा कि मिल लीजिए जाके मायावती जी के सतीश चंद्र मिश्रा जी से। मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग एक अलग गठबंधन बनाएंगे, बसपा, रालोसपा, ओवैसी, इस सब का गठबंधन बना। कितनी सीटें जीत पाए उपेंद्र कुशवाहा? इसलिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे किए जाते, कोशिश करेंगे, अपनी हैसियत बढ़ाएंगे। जीतन राम मांझी को आप ले लीजिए, आप देख लीजिए, अपनी पार्टी बनी है तभी उनको ये रुतबा मिला है। बिल्कुल, तो नॉर्मल और समय के अनुरूप वो गठबंधन के साथ होते जा रहे हैं। आरजेडी ने बेटे को एमएलसी बनाया और जदयू ने मंत्री बनाया, नीतीश ने विधायक बनाया और बीजेपी ने एमपी बनाया, नीतीश ने बिहार में मंत्री बनाया उनके बेटे को, मोदी ने बनाया। तो गठबंधन का ज़माना है, और जिस पार्टी का अभी संगठन धरातल पर नहीं उतरा है, चुनाव के समय में किन किन दलों के साथ गठबंधन होंगे, जिन दलों की हैसियत पहले भी विधानसभा और विधान परिषद में रही है, उनकी जब सरकार अभी तक नहीं बन पाई है, तो प्रशांत किशोर सी वोटर के बल पर अगर प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ये समझेंगे। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, राजनीतिक अभी भी नहीं हुए हैं। जिस तरह से गांधी मैदान की रैली उनकी फ्लॉप हुई है, इसका असर आगे आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। नहीं तो प्रशांत किशोर ने एक कह सकते हैं कि मीडिया की सुर्खियां बटोर ली थी, धरातल पर जो भी हो, लेकिन एक लग रहा था कि बिहार में एक विकल्प बनाने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ वो उतरे हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद के साथ उतरने के बावजूद भी वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। कौन कहा था उनको गांधी मैदान में रैली कर? मिलर हाई स्कूल में कर लेते, वेटनरी कॉलेज में कर लेते, वो क्या कहते हैं बापू सभागार में थे। क्यों किया उन्होंने? किसने दिया ये राय? क्या उन्होंने कभी इस तरह की रैली कभी की थी अपने? परिणाम है सामने है, इससे उनका कद घटा है।
आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर फिर उससे रिकवर करने के प्रयास में हैं। कितनी सफलता मिलती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि आगे आने वाला चुनाव काफ़ी कठिन है और बिहार का चुनाव अब तक के सबसे जितने भी चुनाव विधानसभा के हुए हैं सबसे अलग चुनाव होगा। जी सर, हम आगे लालू जी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान में आ रहे हैं। हम आपको मिथिला ले जाना चाहते हैं, और जब मैं मिथिला कहता हूं तो मेरे लिए गंगा का उस पार। पिछली यात्रा भागलपुर, अभी मधुबनी दरभंगा बॉर्डर है, ठीक है। और दूसरी बात, पिछली विधानसभा चुनाव में भी मिथिला क्षेत्र से एनडीए को उतने विधायक मिले जिससे तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो उतने सांसद मिले जिससे नरेंद्र मोदी जी पीएम बन गए। कैबिनेट विस्तार में भी हमने देखा था कि मिथिला को तवज्जो दी जा रही है, और 24 को पीएम आने वाले हैं। 4 ट्रेन दरभंगा सहरसा, नमो भारत, अमृत भारत, बिहार का पहला नमो भारत दरभंगा पटना, अमृत भारत सहरसा मुंबई, और बहुत सारी ट्रेन है। सहरसा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है और बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल मिथिला की धरती से पीएम मोदी फूंकने जा रहे हैं? इसमें क्या शंका है? हमने तो आपको पहले भी प्रधानमंत्री का जो पहला दौरा हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद भागलपुर का, तो हमने आपको बताया था कि देखिए, तो अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बिहार पर फोकस है। और ये झंझारपुर में जो है 7 जिलों, जिसको मिथिला का हट कहा जाता है, वो 7 जिलों का वो केंद्र बिंदु है। वहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और फिर उधर सुपौल, सहरसा, ये 7 ज़िले जो हैं, इन 7 जिलों का केंद्र बिंदु हैं। आपको याद होगा कि ये जो भपटियाही पुल बना, अगर वो पुल नहीं था तो मिथिलांचल का सुपौल से संपर्क खत्म था, 2 भाग में बटा हुआ। उसका केंद्र बिंदु क्या है? निर्मली है, झंझारपुर है। आज वो पुल बन गया। आप देख लीजिए, आज जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। वो बताने के लिए आ रहे हैं कि आपने जो हमको मैंडेट दिया उसका हम रिटर्न देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ताकि 2025 भी उनका फिर सुरक्षित रहे एनडीए गठबंधन के लिए। वे अपने मतदाताओं को धन्यवाद करने आ रहे हैं और साथ ही उनको तोहफा के लिए। वही नहीं, बेगूसराय का जो 6 लेन पुल है, उम्मीद की जा रही है उसका भी उद्घाटन होना है। मैंने पहले क्लियर किया कि जब मैं आपको मिथिला कहता हूं तो मेरे लिए गंगा का उस पार सभी जिला, बिल्कुल, लेकिन ये 7 जिला बेगूसराय, हाँ, मिथिला वासियों के लिए, सभी के लिए तीर्थ है, लेकिन मिथिला वासियों के लिए धाम है। हाँ जी। तो आप ये समझ लीजिए कि बेगूसराय को मैंने नहीं कहा अभी, मैंने समस्तीपुर, मैंने 7 जिले ही कहा है, मैंने बेगूसराय को नहीं किया। बेगूसराय के लिए तो वो भागलपुर आए ही थे। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और बेगूसराय से सांसद हैं, तो वो आए, तो वहाँ करें, तो वो थैंक्स देने के लिए आए। और जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं की घोषणा कब हो रही है? जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैं वही कहने की इसके पहले घोषणा हुई थी क्या? रामविलास पासवान ने जिस रेल रूट की बुनियाद रखी थी, उसका भी उद्घाटन उसी दिन नीतीश नरेंद्र मोदी करें। अब सोचिए, चिराग के पिताजी का जहां ननिहाल है, उस ननिहाल स्टेशन को अभी तक किसी ने चालू नहीं किया था। नरेंद्र मोदी वही कुशेश्वर स्थान का करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, यानी मिथिला वो कुरुक्षेत्र बन चुका है जिसे प्रधानमंत्री जानते हैं कि इसको साध लोगे तो विपक्ष हिट आउट है। नहीं, सबसे पहले चुनाव की ये रणनीति है कि सबसे पहले जो अपना घर है उसको संभालो, और मिथिलांचल एनडीए का घर है। जी, गढ़ है सर, जी। तो इस सबसे पहले उसको संभालना है। अपना घर सुरक्षित, तब न दूसरे पर हमला करिएगा, दूसरे पर कब्जा कीजिएगा। इसलिए, और ये एनडीए के साथ एक तरह से कहिए कि केंद्र में मोदी की सरकार है, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, और अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, और नीतीश कुमार जैसे बिहार के विकास पुरुष जिसको कहा जाता है, उनके समर्थक कहते हैं। तो वैसे उसके काट के लिए आप बताइए, क्या इसके काट के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई नेता है? तेजस्वी प्रसाद यादव के मुद्दा है? तो वैसी परिस्थिति में आप कहिए कि बीजेपी और जदयू ने जो चुनावी रणनीति बनाई है, अब आप समझ लीजिए कि संजय झा का गृह क्षेत्र
कर्म क्षेत्र उनका दलान है सर, अंगना है, वही झंझारपुर है। जी जी जी। जदयू के राष्ट्रीय वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जी। जदयू किसके साथ है ये आप समझ लीजिए। किस विभाग का है? पंचायती राज का, पंचायत प्रतिनिधियों से। किसके जिम्मे है ये विभाग? जदयू के जिम्मे है। ललन सिंह घूम रहे हैं, आप देख लीजिए। तो आप पहली बार एनडीए स्तर पर पीएम मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाता है और ललन सिंह तो इतना तक कह देते हैं कि शक्ति प्रदर्शन कीजिएगा तब न बिहार विधानसभा का टिकट मिलेगा। सोच लीजिए, ललन सिंह और संजय झा, अभी तक की प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में आपने देखा था कि जदयू के नेता घरे घर जा करके कह रहे हैं कि पीएम साहब आ रहे हैं? भागलपुर में देखा था क्या? इसका मतलब ये है कि मिथिलांचल में जदयू भी महसूस करती है कि बीजेपी अगर साथ है तभी हमारी ताकत वहाँ पर है। बीजेपी अगर अलग होती है तो कुछ भी हो जाए, एक समय ऐसा आता है कि बीजेपी वहाँ कुछ न कुछ बटोर के ले जाती है, चाहे अकेले रहे या गठबंधन के साथ रहे। जदयू तभी बेहतर बटोर पाती है जब बीजेपी उसके साथ मिथिलांचल में है। और यही वजह है कि पीएम आ रहे हैं तो एक तरह से कहिए कि तोहफों की झड़ी लेकर के आए, तोहफों की बरसात। आप कह नहीं सकते हैं कि चुनावी ये नमो भारत ट्रेन चल रहा है। सर बिहार का पहला और देश का दूसरा दरभंगा से पटना, यानी जयनगर से पटना के बीच दरभंगा होते हुए, और आप समझ लीजिए ना इसकी क्या जरूरत थी। और बरौनी होते हुए, ना कि समस्तीपुर से घूम जाती जी, क्योंकि ये रूट छोटा है। तब यानी जो कमला गंगा इंटरसिटी के कारण रूट टूट रहा था, लोग दूरी के कारण नहीं जा रहे थे, उस रूट पर ट्रेन चलाई जा रही है जो सिमरिया से लेकर सब कुछ। अभी आप समझ लीजिए राजेंद्र नगर से सहरसा और दरभंगा की जो इंटरसिटी चलती थी, उस इंटरसिटी को जयनगर पटना इसलिए कर दिया गया कि यहाँ से इधर से रूट दूरी था, तो सहरसा कंटिन्यू रह गया और उसके बदले में जयनगर पाटलिपुत्रा दिया गया। लेकिन आज इसलिए तो आप ये समझ लीजिए कि ये कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है, इसके पीछे यही है कि ट्रेन के बहाने मिथिलांचल के लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश की जा रही है और उनको यह एहसास दिलाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए डबल इंजन वाली ट्रेन भी चलाई जा रही है। जी सर, डबल इंजन की सरकार की बात हो गई, अब लालू प्रसाद यादव की बात कर लेते हैं। आज आरजेडी ने मीडिया पैनलिस्टों की सूची जारी की है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि पहली बार उस लिस्ट में A++ ग्रेड के स्कॉलर हैं, कोई PhD डिग्रीधारी हैं, तो कोई DU के प्रोफेसर हैं, तो कोई किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। क्या आरजेडी चुनाव से पहले बदल रही है? आपने देखा नहीं, 17 को, पिछले 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक हुई थी। राहुल के दरबार में मत्था टेक करके तेजस्वी यहाँ आए और उसमें तेजस्वी को कन्वेनर बनाया गया। जिस कन्वेनर के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था, इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, बिल्कुल निर्माण किया था और छोड़ा था, कन्वेनर नहीं बनाया गया इसलिए छोड़ा। वो कन्वेनर तेजस्वी को बनाया गया है। तेजस्वी भी मान चुके थे कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनना है तो हमको कांग्रेस को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और अगर हम कांग्रेस को तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमें इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। और आपने देखा भी कि कन्हैया जैसे को ला करके महागठबंधन में भूचाल तो कांग्रेस ने ला ही दिया। उसी दिन फैसला हुआ था और उसमें तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें आप भी मौजूद थे, और उसमें साफ तौर पर तेजस्वी ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद हम लोग की रणनीति बनी है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनका उस पर पलटवार करेंगे। तो कैसे होगा? कौन करेगा पलटवार? और नेशनल मीडिया में कौन करेगा? मनोज झा अब तो प्रवक्ता हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा हुए तो उतना पैनलिस्ट में टाइम नहीं देते। एक बचे जयंत जिज्ञासु या एक आध और हैं, लेकिन अब चुनाव का वक्त है ना, चैनल बहुत सारे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी ने आज 8 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर। आज लालू हॉस्पिटल से भी निकल रहे हैं
और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके दस्तखत से ये हुआ। उसमें जो क्या कहते हैं पैनल में जो लोग हैं उन लोगों की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से पूरी आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से स्कॉलर को ही जुटाया है। और वो उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर श्याम कुमार हैं, पीएचडी हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये कहाँ हैं? किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा कौन है? डॉक्टर राजकुमार राजन, ये भी पीएचडी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है। और ये कौन है? शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तीसरा कौन है? डॉक्टर दिनेश पाल, ये भी पीएचडी हैं और ये कहाँ हैं? एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं हिंदी, और ये जगलाल चौधरी कॉलेज यानी कि छपरा के हैं, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, नारायण यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हैं, ये भी पीएचडी हैं और ये एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं और ये मगध यूनिवर्सिटी में हैं। डॉक्टर राजेश रंजन है, ये भी पीएचडी हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पकड़ी दयाल मतलब मधुबन में है, चंपारण में है। इसके बाद मिस्टर क्या है, उत्पल बल्लभ, ये एमफिल हैं और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में है और ये पटना विश्वविद्यालय में है। और अंतिम है डॉक्टर बादशाह आलम, ये एसोसिएटेड प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। यानी कुल मिलाकर सभी स्कॉलर हैं, सब स्कॉलर हैं। तो आरजेडी ये अब महसूस कर रही है, कल तक आरजेडी ये महसूस नहीं करती थी। आरजेडी समझती थी कि जातीय समीकरण मजबूत हो गया तो कुछ टीवी पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज आरजेडी ने महसूस किया है कि बीजेपी की जो हैसियत बढ़ी है, कांग्रेस ने जो पुनर्वापसी की है पिछले चुनाव में, इसके पीछे मुख्य कारण है कि जनता के बीच अपनी आवाज़ पहुंचाने में इन दोनों दलों ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए जैसे को तैसा लोहा लोहे को काटता है, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी भी अगर अपने प्रवक्ताओं को टीवी पर बिठाएगी तो लिटरेट पर्सन को नहीं बैठाएंगे, फिर काउंटर और आंकड़ों से, तथ्य से आपकी अपने राजनीतिक विरोधी को तभी जवाब दे पाएंगे जब आपके पास ज्ञान हो। वैसी परिस्थिति में आरजेडी ने ये किया है। और इसके पहले प्रदेश में तो आरजेडी के हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख लीजिए कि संजय तिवारी जी जैसे लोग हैं, वो मृत्युंजय तिवारी जैसे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, मनोज झा काम कर रहे थे। लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की जो सूची जारी की है उसमें तेजस्वी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आरजेडी बदल रहा है, आरजेडी की मानसिकता बदल रही है और आरजेडी अब सिर्फ लाठी में तेल पिलावन और लालटेन जलावन वाली पार्टी नहीं है। आरजेडी में भी स्कॉलर हैं, आरजेडी के तरफ भी एमए पीएचडी वाले आकर्षित हैं और लालू की विचारधारा, आरजेडी की विचारधारा को टीवी पर बैठ करके बताने वाले हैं। जी सर, चलते चलते एक और सवाल, इंडिया गठबंधन की बैठक पहले दिल्ली में होती है, फिर आरजेडी कार्यालय में होती है और अब सदाकत आश्रम में होने वाली है 24 तारीख को। सीएम कैंडिडेट अभी तक तय नहीं हुआ है। जब आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई थी तो मैं भी उपस्थित था और सारे बड़े पत्रकार थे, सबका एक ही सवाल था कि सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव ने माइक कृष्णा अल्लवरू की ओर बढ़ाया। तो अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बार नहीं 2 बार पत्रकारों के सामने कह चुके हैं कि कोई विवाद नहीं है, तेजस्वी ही सीएम फेस है। अब अखिलेश सिंह कौन है? जब राहुल गांधी ने नहीं घोषणा की, जब ये कृष्णा अल्लावरू ने घोषणा नहीं की, जॉइंट मीटिंग हुई महागठबंधन की, उसमें जब घोषणा हुई, अब तो कन्वेनर बना दिया गया। अब फिर सीएम पद के उम्मीदवार की बात करें, लेकिन राज्यसभा के सांसद तो हैं। बिल्कुल, तो अपनी राय वो दे सकते हैं। राहुल गांधी तो है नहीं, वो आरजेडी तो नहीं है कि लालू यादव जो कहेंगे वो हो जाएगा, तेजस्वी जो कहेंगे। कांग्रेस है और कांग्रेस में बिहार की नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, केंद्र में भी ऐसे कोई नेता नहीं है जो ये दावा के साथ कह सकें कि कल क्या होने वाला है। ये जानकारी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही है। कुछ मायने नहीं, फिर नहीं। इसलिए मैं कर रहा हूँ, दावे के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार के वो वफादार हैं। एक बड़ा
मतलब राजनीतिक विरासत वो हैं कांग्रेस के लिए, कि इसलिए कि लगातार वो कांग्रेस में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका निर्णय सर्वोपरि है। अध्यक्ष के रूप में स्टाम्प तो वो हैं, लेकिन धरातल पर नीति निर्धारण में राहुल गांधी सर्वे सर्वा है। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति स्टाम्प में भारत के नंबर 1 नागरिक हैं, करता धरता नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट है। अमित शाह की टीम है। मैं जो कह रहा हूँ, मोदी और अमित शाह की जी, टीम, जी, जी, जी। कैबिनेट आप छोड़ दीजिए। तो उसी तरह ये हैं, और निश्चित रूप से कह सकते हैं इसमें क्या शंका है। आप या पत्रकार लोग क्यों घुमा के पूछते हैं? जिसको ज़्यादा सीट आएगी मुख्यमंत्री तो वही होगा ना। ज़्यादा सीट पर आरजेडी लड़ेगी, स्वाभाविक है ज़्यादा सीट उसकी आएगी, मुख्यमंत्री तो होना ही है। लेकिन कांग्रेस इन विवादों से बचना चाहती है कि तेजस्वी का नाम घोषित करके वो विपक्ष के हाथ में, आज तो अनुराग ठाकुर ने तो बोल ही दिया, एक बड़ा हथियार नहीं देना चाहती है। कन्वेनर बनाने कि पर आज, कन्वेनर बनाने मात्र पर आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्या इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई फ्रेश चेहरा नहीं है जो साफ और स्वच्छ छवि का हो। बिल्कुल, ये कोशिश करेगी। बीजेपी के नेता चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे, ताकि चुनावी सभाओं में कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और कल उनकी गिरफ्तारी हो जाती है चुनाव के बीच में, सारा ठीक रहा तो फूटेगा इंडिया गठबंधन पर, है ना। फिर लीडरशिप कहाँ जाएगी? तो इसलिए एक रणनीति के तहत गठबंधन के अंदर विवाद ना हो, गठबंधन के अंदर विरोध ना हो, जनता के बीच जा कर के अपनी बात कहने में शर्म महसूस नहीं हो, इसलिए एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने तेजस्वी को अपनी हैसियत बता दी है। और तेजस्वी भी अब डिमांड नहीं करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। जी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।